तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बाउंड्री कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स। बाउंड्री कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स। यहाँ हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट को कैपिटल एन से, और हम निकालेंगे ये रिलेशन एन माइनस आयोटा टी इज इक्वल टू ये सारे एनालिटिक फंक्शंस हैं। और जहां एनालिटिक फंक्शन की बात आती है वहां एयरी स्ट्रेस फंक्शन की बात भी आ जाती है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई थी। तुम्हें ध्यान हो, हमने नेचुरल बाउंड्री कंडीशंस एक आर्टिकल किया था, वहां से यू का नाम शुरू हुआ था, वहां यू का जन्म हुआ था उस आर्टिकल में कि यू क्या है, एयरी स्ट्रेस फंक्शन। फिर हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस निकाला अगले आर्टिकल में, फिर इसको बाय हार्मोनिक दिखाया, फिर स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ एन एयरी स्ट्रेस फंक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ एयरी स्ट्रेस फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन। और आज हम कर रहे हैं कि नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सरफेस ट्रैक्शन स्ट्रेस को ही कहते हैं, सरफेस लोड्स। सरफेस ट्रैक्शंस के नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट अलग अलग करके एन और टी कि उनके बीच में ये रिलेशन, और वो भी एक्सप्रेस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है यस मैम। और स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। मतलब एन एयरी स्ट्रेस फंक्शन का यहाँ कहीं नाम नहीं है इस आर्टिकल की हेडिंग में या इसकी स्टेटमेंट में, पर अंडरस्टूड है। जहाँ फाई साई आ जाते हैं वहां पर यू को यूज करना है। अब यू को यूज करना है, इसका मतलब जो हमारा होता था T11 इजिकल टू यू कॉमा 22, ऐसे ही T22 होता था यू कॉमा 11, तो इनका इस्तेमाल भी होएगा ही होएगा। एयर स्ट्रेस फंक्शन यूज होएगा, और साथ में क्योंकि स्ट्रेसेस की बात है, सरफेस ट्रैक्शंस, ये लोड्स को कहते हैं, लोड्स यानी स्ट्रेसेस। तो हमने शुरुआत की आर्टिकल की कि मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसकी बाउंड्री है सी। सी तो एक कर्व है, ये कर्व है, ठीक है। अब इस पे ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। देखो, मैं अगर तुम्हें वैसे एक कर्व ड्रॉ करती, मान लो ये एक कर्व है और ये इसकी टेंजेंट है, तो नॉर्मल ऐसे आएगी, ठीक है, ओके। तो ये था डायग्राम। अब अगर हम मान लेते हैं इसी कर्व को ऐसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लेती हूँ, तो ये टेंजेंट हो गई और ये नॉर्मल हो गई। ये हमारा x1 एक्सिस है, हमने मान लो ये दिखाया x1 एक्सिस, और ये है x2। तो x1 के पैरेलल समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए x1 को, तो ये एंगल नॉर्मल के साथ अल्फा बना रहा है। यहाँ से बात शुरू होगी कि नॉर्मल x1 के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा। देखो, लेट्स सी विद द बाउंड्री, अल्फा विद द एंगल with x axis to the normal and positive direction of x axis, इसी को कहते हैं। ये जो डैश बनाई है अभी, इनमें कंफ्यूज मत होना, इनको छोड़ दो, ये बुक के डायग्राम में कहीं नहीं है। मैं आपको बुक का डायग्राम दिखाती हूँ, पेज 271। ये है हमारा 271 पेज। तो 271 पेज है।
अब ये डायग्राम देखो आप, ये आपको दिख रहा है? एक मिनट आप वेट कीजिए, मुझे कुछ काम आ गया है। एक सेकंड। हाँ जी। तो हमने ये जो डायग्राम है, यहाँ क्या दिख रहा है कि नॉर्मल और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल कितना है? अल्फा। एस ये दिख रहा है क्लियर, ये डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ है। यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। ठीक है, डैशेस कुछ नहीं दिखाई। ये सी बाउंड्री है कर्व की, और ये ओरिजिन हो गया। एक मिनट होल्ड करो, इनको चुप करा के आए। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, आ, ये डायग्राम आप हम फॉलो करेंगे। इसके बाद हम यहाँ थे टॉपिक पर कि हमने अगली लाइन कही। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes. अब x1 x2 हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। एक और एक्सिस हमने मान लिया x1 डैश x2 डैश। दूसरा सिस्टम किस ढंग से कि जो हमारा n है उसको t11 डैश और t को t12 डैश। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज अलोंग x1 डैश एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ t इज अलोंग x2 डैश एक्सिस। नॉर्मल को हमने माना है x1 डैश की तरफ। मतलब असल में क्या किया हमने? असल में हमने इसको ये जो नॉर्मल है ना, इस तरफ ही मान लिया x1 डैश। ये डायग्राम गलत बना हुआ है, आप इसको फॉलो ज्यादा मत करो। और टेंजेंट की तरफ मान लिया x2 डैश। तो x1 और x1 डैश के बीच में जो एंगल है वो कितना है? अल्फा है। ठीक है। और तो अब हम टेंसोरियल लॉ लगाते हैं ऑर्डर 2 का। हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि टी आई जे और टी आई जे डैश में क्या रिलेशन होता है। तो हमने वो रिलेशन लगा दिया। ये आप पिछले साल पढ़ के आए हुए हो इलास्टिसिटी में, दोबारा याद आ जाएगा अब आपको कि टेंसोरियल लॉ कहते थे कि दो अलग अलग एक्सिस है, सिस्टम ऑफ एक्सिस है। मतलब एक x1 x2 है और दूसरा है x1 डैश x2 डैश। तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा, मतलब इसके तो स्ट्रेसेस हो गए t11 t22 t12, और इसके हो गए t11 डैश t22 डैश t12 डैश। तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा? तो वो रिलेशन होता है टी आई जे डैश इज इक्वल टू एल आई पी एल जे क्यू। और मान लो यहाँ टी, ये मैंने पी और क्यू यूज किया तो यहाँ टी पी क्यू आएगा। अगर यहाँ अल्फा बीटा यूज करती तो यहाँ अल्फा बीटा आ जाता। आई जे डैश और यहाँ टी पी क्यू। तो दोनों स्ट्रेसेस के बीच में रिलेशन होता है। ये हम टेंसोरियल लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से जानते हैं। इस रिलेशन में हमने कहा पहले जे और आई को थोड़ी देर के लिए इक्वल रख लेते हैं। तो जे और आई अगर इक्वल है तो टी आई आई डैश हो गया। यहाँ क्या हो गया? एल आई पी और एल आई क्यू टी पी क्यू। देखो इसको लिखूं ये था टी आई जे डैश एल आई पी एल जे क्यू टी पी क्यू। अब आपने आई और जे को बराबर कर दिया। तो अगर बराबर कर दिया तो क्या हो जाएगा? जे की जगह आई आ जाएगा। पहला तो आई था ही, दोनों आई हो गए। यहाँ आई पी है, यहाँ जे की जगह आई आ गया, और ये टी पी क्यू। यही तो लिखा है, एल आई पी एल आई क्यू टी पी क्यू। अब एल आई पी और एल आई क्यू की गुना होती है डेल्टा पी क्यू। इसका मीनिंग होता है कोई भी दो एल वन वन स्क्वायर प्लस एल टू टू स्क्वायर प्लस एल थ्री थ्री स्क्वायर तो वन होते थे। और अगर इनकी आपस में वैसे गुना हो जाए एल वन वन और एल वन टू की, मान लो इस तरह से, तो वो जीरो आते थे। तो यही मीनिंग है यहाँ कि अगर तो ये दोनों आई बराबर हो गए हैं तो इसका आंसर पी क्यू है। कि अगर तो पी और क्यू भी बराबर हो गए तो इसका आंसर वन बन जाएगा। अगर पी और क्यू अनइक्वल है तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ये मीनिंग है इस बात का कि अगर पी और क्यू बराबर है तो एल जो भी यहाँ है वही सेम यहाँ है।
तो उसका स्क्वायर हो गया, तो आंसर 1 हो गया, वरना 0। ठीक है, अब ये डेल्टा पी क्यू टी पी क्यू। अब इसमें डेल्टा पी क्यू कब 1 होता है? जब पी और क्यू बराबर है, तो ये टी पी पी हो गया। तो हम शुरू तो किया था टी आई आई डैश से और पहुंच गए टी पी पी तक। इसका मीनिंग है, हाँ जी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम्म, इसका मीनिंग हुआ, हमने रिलेशन निकाल लिया कि टी वन वन डैश प्लस टी टू टू डैश इज इक्वल टू टी वन वन प्लस टी टू टू। यहाँ तक हो गया, नंबर 2 तक। तो शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत की थी पहले इनमें रिलेशन की टी आई जे डैश बराबर एल आई पी एल जे क्यू टी पी क्यू। फिर आई आई डैश हो गया, तो एल आई पी एल आई क्यू टी पी क्यू। और फिर डेल्टा पी क्यू लगा दिया, ये हो गया। अब इस रिलेशन के बाद हम कहते हैं कि हमारे हिसाब से टेंसोरियल लॉ से निकालते अगर हम, तो टी वन वन डैश क्या आता? एल वन पी एल वन क्यू टी पी क्यू, वन वन यानी आई भी वन जे भी वन, तो एल वन पी एल वन क्यू टी पी क्यू। फिर इसको खोल देते अगर हम पी और क्यू के लिए, देखो सपोज हमने यहाँ किया टी वन वन डैश। अब मैं पी को 1 पुट कर रही हूँ, तो पी को 1 पुट करो, एल वन वन एल वन क्यू टी वन क्यू। फिर पी को टी टू पुट करूंगी, तो एल वन टू एल वन क्यू टी टू क्यू। पी की वैल्यू 2 ही हो सकती है, 1 या 2। अगली बार क्यू को 1 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 रकमें आएंगी, यहाँ से क्यू को 2 पुट करेंगे 2 आएंगी, तो टोटल 4 रकमें हो गई, 1 2 3 4। इनको ठीक से लिखा, एल वन वन स्क्वायर एल वन टू स्क्वायर, ये 2 एल वन एल टू। टी वन टू और टी टू वन बराबर होते हैं, हम जानते हैं। इतना आने के बाद हम क्या करना क्या चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि हमने एल टी वन वन डैश निकाला है यहाँ से, वो नंबर 2 के लिए निकाल रहे हैं हम ये सब कुछ, नंबर 2, और इसको फिर आपस में कंपेयर करेंगे। अब एल वन वन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एल वन वन स्क्वायर होता था, जो उसका मतलब होता था एक्स वन डैश और एक्स वन के बीच में एंगल। कितना एंगल? अल्फा। मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना कि एक्स वन ये है बिल्कुल, और एक्स वन डैश हमने एन की तरफ माना है, तो कितना एंगल है? अल्फा। ठीक है, ऐसे ही 1 और 2 का मतलब एक्स वन डैश और एक्स टू में, ये आपका एक्स वन डैश है और ये है आपका एक्स टू है ये। ठीक है, तो जब एक्स वन डैश एक्स वन और एक्स टू में 90 है, तो एक्स वन डैश और एक्स टू में कितना बचा? 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ मैंने लिखा होगा 90 माइनस अल्फा। फिर एक्स टू डैश और एक्स वन, एक्स टू डैश तो है ये टेंजेंट की तरफ, एक्स टू डैश, ठीक है, और एक्स वन के बीच में, तो एक्स टू डैश, ये डायग्राम में गलत है, एक्स टू डैश और एक्स वन के बीच में एंगल चाहिए, तो एक्स टू डैश और एक्स वन डैश में कितना है? 90, तो 90 प्लस अल्फा हो गया, 90 प्लस अल्फा, यही लिखा हुआ है यहाँ, 90 प्लस अल्फा। फिर एक्स टू डैश और एक्स टू में चाहिए, तो मैं ये डायग्राम मैं एक ढंग से बना दूं, क्योंकि ये तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे। देखो, ये नॉर्मल और ये टेंजेंट, इधर एक्स वन डैश है और इधर एक्स टू डैश है। हमारा एक्स वन ये है और हमारा एक्स टू ये है, ये एंगल अल्फा है। एक्स वन डैश और एक्स टू डैश में हमेशा 90 डिग्री होता है, और एक्स वन और एक्स टू में भी हमेशा 90 डिग्री होता है, तो उस हिसाब से बनाए हैं ये सारे एंगल। एक्स टू डैश और एक्स टू में कॉस अल्फा होगा, क्योंकि जब एक्स वन डैश और एक्स वन में अल्फा है तो उधर भी अल्फा हो जाएगा। ये सारे एंगल्स की वैल्यू निकलने के बाद हमने पुट कर दी, तो ये आ गया नंबर 4।
सिमिलरली हमने T22 डैश निकाला, T22 डैश में ये आया, उसके बाद यही एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी, T22 डैश आ गया नंबर 6। फिर T12 डैश निकाला, T12 डैश में देखो फॉर्मूला वही है, T आई जे डैश इज इक्वल टू एल आई पी एल जे क्यू टी पी क्यू। अगर मुझे T12 डैश चाहिए तो आई 1 है और जे कितना है 2 है, तो उस हिसाब से मैंने आई को 1 और जे को 2 रख दिया और सारा इलेबोरेट कर लिया। इसके बाद ये सारी वैल्यू यहाँ put कर दी, इनको निकाला आपकी तरफ से, T22 डैश माइनस T11 डैश प्लस 2 आयोटा T12 डैश। ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और ये कैलकुलेशन हमें नंबर 8 देगी। पहले यहीं तक बात करते हैं, नंबर 8 हो गई, हमें ये मिल गया। अब हमने 8 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया, 2 में क्या था, 2 में था T11 डैश प्लस T22 डैश, 2 में से 8 को सब्सट्रैक्ट किया, ये 8 नंबर है, ये 2 नंबर थी और ये है 8 नंबर, 2 माइनस 8, तो जो आंसर आया कट के वो ये है नंबर 9। अब हमने कहा कि हमें तो पता है T11 ये होता है और T22 ये, यहाँ तक होने के बाद अब हमें होश आया कि हमें तो आंसर में फाई और साई चाहिए। फाई और साई कहाँ से आएंगे, यू से आएंगे। यू कहाँ से आएगा, ये स्ट्रेस फंक्शन को इसमें बीच में एंटर कराने के लिए T11 की सहायता लेनी पड़ेगी कि यू कोमा टू टू, तो यू पहले लिखा, अब उसके बाद निकालना शुरू किया यू कोमा टू, फिर यू कोमा टू टू एस, फिर T11 लिख दिया। ऐसे ही यू कोमा 2 1 निकाल लिया तो T12 आ गया, ऐसे ही यू कोमा 1 यू कोमा 1 1 तो T22 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज रख दी, नंबर जो भी थी 11, और वो आंसर जो आपका फाइनली आया वो ही आया। अब हमने कहा कि हमारा T11 डैश की तरफ कौन है, n है। शुरू में ही मैंने कहा था T11 डैश किसके बराबर है, n के, और T12 डैश किसके बराबर है, t के। तो बस वो वैल्यूज रख दी और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। कैलकुलेशंस हैं जो आपके असाइनमेंट के रूप में भी आपको दे दी गई हैं कि आप इसको करेंगे, ठीक है।